गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विकास बंसल आपका मैथ बाय विकास बंसल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको आज जो है हमारा स्टेट की मुहिम चली हुई है जिसके अंदर मैं आपको टीजीटी और पीआरटी में मैथ के दम पर यानी आपका पेपर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। क्योंकि टीजीटी में तो क्या होता है कि 70 मार्क्स का मैथ आता है, उस पर 10 मार्क्स की आपकी हरियाणा जी की आती है, 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है। तो इन्हीं के बेस पर जो है वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। और बात रही पीआरटी की, पीआरटी में 40 आउट ऑफ 40 दिलवाने का दावा हम रखते हैं, मादा हम रखते हैं। तो इसलिए भाई इस जो आज हम इसको पीआरटी वाले जो 2022 में हुआ था, इस पेपर को हम सोल्व करेंगे। बड़े ही ध्यानपूर्वक सीखना, और इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट आएंगे वो आज ही आपके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज बिना विलम्ब के अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है बैच के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नंबर लिख रहा हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, तो आप उन नंबर पर 9813200143 आपकी यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए। आपका बैच मैथ में कोई डाउट है, कोई पढ़ाई संबंधित समस्या है आपकी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। तो आपके लिए 24/7 जो है ये ओपन रहता है। कोई भी बैच लेने की जानकारी आपकी किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए तो वो देख सकते हैं आप। ठीक है भाई, तो बिना विलम्ब के हम जो है अपना टेस्ट ये 2022 का जो एस्टेट लेवल पीआरटी फर्स्ट लेवल का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसके हम 40 के 40 मैथ क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक बार आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, रूट सिक्स। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए आप। मैं आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो भाई क्या है क्वेश्चन, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, इसका आपका क्या कैसे करोगे आप इसको। तो भाई जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसकी पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो आप देख लीजिए कैसे बनेगी आपकी। आप एक बार इसको सोल्व करिए। ठीक है भाई, रूट 6 प्लस रूट 6, जब भी ये पहला ही क्वेश्चन था हमारा, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इस 6 के ही माइंड में टुकड़े बना लेंगे 3 और 2, जो कंजिक्यूटिव नंबर हैं यानी नेचुरल नंबर हैं, उनके हम क्या बना लेंगे टुकड़े, ऐसे फैक्टर बना लेंगे जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। ठीक है भाई, तो वैसे तो 6 गुना 1 भी बना सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो, तो हम उनके टुकड़े बना लेंगे 3 और 2। और यदि ये नंबर यहाँ पे प्लस का है तो हम क्या आंसर कर देंगे 3। और आप कहोगे कि सर अगर ये रूट 6 माइनस रूट 6 अप टू इन्फिनिटी होता तो हम क्या प्यारे बच्चों लगाते, इसके टुकड़े बनाते 3 2। और यदि माइनस का है तो छोटे नंबर पर हम आंसर कर देंगे 2, क्योंकि अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 3 और 2। उनमें से जो -2 तो किसका होगा, 2 तो होगा माइनस का, और प्लस का क्या होगा 3। तो इस बेस पर आपको ये क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में एक बार तैयारी कर लीजिए अपनी फुल। जैसे रूट 56 प्लस रूट 56, इसका आप एक बार आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा इसका। जैसे आप बिना पेन कॉपी के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्या क्वेश्चन बनेगा कि आप इसके 56 के ऐसे टुकड़े बनाइए जिनके डिफरेंस क्या हो 1, यानी 7 और 8 बनेगा। तो उनमें से नंबर आपका क्या होगा, बड़ा नंबर क्या होगा 8। अब कहोगे कि सर अगर ये माइनस का हो, किसका हो, माइनस का, तो अंश अब जैसे आपने 7 है तो यहाँ पे आपने 7 पे टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो
सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेरा √5 √5 ठीक है भाई। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, आपने केवल और केवल एक ट्रिक का रट्टा मार रखा है कि हम दो लगातार नंबर ले लेंगे और उसमें से प्लस का है तो बड़ा नंबर, छोटा है तो माइनस का नंबर। लेकिन आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे तो बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। तो उस कंफ्यूजन से मैं आपको बचाने जा रहा हूं भाई। जैसे आप पेपर में अगर ये √12 प्लस √12 आ जाए और ये इन्फिनेटिव तक है, तो यहाँ पे आप 4 पे आंसर लगाओगे। लेकिन ये आया कैसे वो आपने देखना भाई, ये आया कैसे। तो यहाँ पे एक बनता है इसका फॉर्मूला 4a + 1 ± 1 अपॉन में 2 बनेगा भाई। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 12, यानी जो यहाँ पे सेम वैल्यू होती है उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 चौके 48, जैसे 12 रखेंगे यहाँ पे तो 12 चौके 48 और 1 49, √49। क्लियर है भाई। अब प्लस माइनस 1 कहोगे कि सर ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, जब यहाँ पे प्लस का होगा तो प्लस लगाना है आपने और माइनस का है तो माइनस लगाना है। तो अपॉन में आएगा 2, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 और 1 8 भाग में 2, तब जाके ये आंसर क्या आता है गाइज 4 आता है भाई। ठीक है भाई, आपने इसका तरीका सीख लिया भाई। ठीक है, क्या किया हमने, क्या बताया मैंने आपको, 4a + 1 √± 1 अपॉन में 2 इसका फॉर्मूला लगता है। यानी अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, जैसे हमने इसका आंसर बिना पेन कॉपी के 4 दिया था, तो उसको वो आया कैसे वो आपने देखना है। देख, ठीक है। अब मैं मान लीजिए आपको एक और देता हूं, हम दे देते हैं कोई भी नंबर, जैसे 30 ले लिया हमने। कितना ले लिया भाई 30, और ये माइनस का ले लेता हूं मैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये इन्फिनेटिव तक है। अब वैसे तो आपके माइंड में आएगा कि सर इसके टुकड़े बनेंगे 6 और 5 और हम उस पर 5 पे टिक लगा दें क्योंकि हमने माइनस देखा है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूले का अभ्यास करोगे तो 4a + 1 और यहाँ पे मैंने कहा -1 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 2, तो 4a यानी 30 का 120 और एक कितना आएगा 121। थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपॉन में 2, 121 किसका है 11 का, -1 अपॉन में 2 10/2, यानी आंसर कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आप अकॉर्डिंग टू मी अब इसके आप पेपर में कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसे 5 के टुकड़े सर 2 3 कुछ नहीं, आप इसको ऐसे करिए जैसे 4a + 1 यानी 5 चौके 20 और 1 21 और प्लस करोगे कि माइनस, ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और अपॉन में 2, तो इसका आंसर आएगा √21 + 1/2। एक ही क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन करोगे तो आपके टॉपिक भी साथ में क्लियर होते जाएंगे और इन्हीं प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर नेक्स्ट एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बना देता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो आई थिंक जो आज आप पेपर सोल्व करोगे इससे 10 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली हो जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा जबकि दर क्या है 5% वार्षिक है और हमें 2 वर्ष का समय गिवन है। तो हम इस क्वेश्चन को भी बिना पेन कॉपी के कर सकते हैं। कैसे गाइज, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझबानी दे सकते हो। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं यानी सिंपल इंटरेस्ट की, तो वो रहता है 1 वर्ष। ये आप विशेषता इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से आपके रास्ता जो है उस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि एसआई जो रहता है वो सेम रहता है। यदि 5% का रेट है और 2 ईयर का समय है तो आपको साधारण ब्याज मिलेगा 10%। क्लियर है भाई। और मैं जब सीआई का टॉपिक हम करवाते हैं तो उसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे 5% है, अगर टोटल ब्याज
किया जाए। सीआई का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मीनिंग होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है और जो ब्याज पहली बार लगता है वो मिश्र धन बन जाता है और मिश्र धन वही मिश्र धन नेक्स्ट टाइम के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 5 का अब क्या जोड़ोगे? 5 और 5 10, 5 और 5 10 ब्याज। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 10 से ज्यादा मिलेगा कि 10 से कम मिलेगा? आप कहोगे कि सर नेचुरल है कि ब्याज पे ब्याज लगता है तो 10% से ज्यादा ही होगा। वो कितना होगा? तो उसका लिए एक मैंने बताया है 2 टाइम के लिए, आप इसको 2 ईयर के लिए बोल सकते हो। जैसे 5% है तो 5% का क्या होगा? 5 का वर्ग कर दोगे 25। अगर मैं आपको ऐसे ही बोलूं 6% है, कितना है? 6%। तो आप क्या करोगे? 6 और 6 12 और इस 6 का वर्ग क्या होगा? 36। तो टोटल ब्याज मिलेगा आपको 12.36। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 और 7 14 और 7 का वर्ग क्या होगा? 49। तो आपको इसके ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा बेसिक से करता है कि पहले साधारण ब्याज निकालेगा फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा, दैट इज़ वेरी लेंथी मेथड। तो आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक अपनाने होते हैं क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट करने हैं। तो 40 क्वेश्चन जो है वो कम से कम आपका जो है 20 मिनट में हो जाने चाहिए। 30 सेकेंड आपको अप्रोक्सीमेटली टाइम मिलता है। तो इनमें आपको पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि उससे पहले आपको थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका जो इनका डिफरेंस आएगा प्यारे बच्चों 0.25% का डिफरेंस आएगा। और 0.25% अगर निकालना है किसी भी नंबर का, एक तो मेरे पास तरीका है कि 4000 को मैं 100 से भाग कर दूंगा 1% आएगा और 0.25% निकालूंगा तो ऐसे आ जाएगा भाई। तो 0.25 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई। तो ये आपका एक तरीका रहेगा। अब मैं मान लीजिए आपसे कहूं कि 0.25% है क्या? अगर मैं ये कहना चाहूं कि इसकी फॉर्म बनाना चाहूं तो कहूंगा ना 1% का फोर्थ पार्ट, 1% का फोर्थ पार्ट। अब 1% अगर मैं इसका कहूं तो 40 है कि नहीं है? और इसका फोर्थ पार्ट क्या होगा? 10 रुपये आंसर होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अगर मैं सोचना चाहता कि मेरे को SI मिलेगा कितना? 10% और CI मिलेगा 10.25%, 0.25% का अंतर आएगा। और 0.25% क्या होता है? 1% का फोर्थ पार्ट होता है, चौथा हिस्सा होता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर इसकी जगह मैं 6000 कर दूं, इसकी जगह अब पेपर में आपको बोल दे कि 6000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की अंतर क्या होगा? यदि ब्याज की दर क्या है? 5% है। तो प्यारे बच्चों अब इसका 2% में हमें मिलेगा SI मिलेगा कितना? 10 और CI मिलेगा कितना? 10.25, 0.25% का अंतर आएगा। और इसका 1% क्या है? 60 और उसका फोर्थ पार्ट क्या होगा? 15 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं। 6000 रुपये का, कितने रुपए का? 6000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 ईयर का CI/SI का आपको अंतर बताना है। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले SI कितना? 16 और CI मिलेगा 8 और 8 16 और 8 का वर्ग क्या होगा? 64। 0.64 का आपका जो अंतर आएगा, किसके? 0.64 का जो प्रिंसिपल है। 6000 की जो वैल्यू है ये है किसकी? ये है प्रिंसिपल की। यानी प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100 होता है। और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितने का अंतर आएगा? 0.64 का। तो 0.64 लिखेंगे यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ पे अगर इसकी डेसिमल फिनिश करें हम तो यहाँ पे फिनिश कर दिए हमने। ठीक है भाई। 1 जीरो से 1 जीरो, कभी भी 10 को नहीं काटना। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चुके 24, 6 6 36 और 2 38 और नीचे 10 है तो उसके नाम की क्या लग जाएगी? दशमलव। तो आंसर आएगा 38.4। ठीक है भाई। अब मैं साथ की साथ में एक क्वेश्चन आपको जो है उससे रिलेटेड देता रहूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको एक क्वेश्चन बताना है गाइज। 8000 रुपये का, कितने रुपए का? 8000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 2 ईयर CI व SI का डिफरेंस आपको बताना है।
ठीक है भाई। और इसकी जो PDF जो है इसको सोल्व किए हुए के आपको मिल जाएगी, तो ज़्यादा नोट करने का प्रयास ना करें, जो क्वेश्चन है उसको एक बार पहले समझें या वीडियो रिवर्स करें, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसको क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। ठीक है भाई। वीडियो पॉज कर सकते हो। और वैसे तो इसमें मिलेगा 6 6 12, उसमें मिलेगा 6 12 36, तो 0.63 का आंसर आएगा। तो 8000 बटे में 100 गुणा में 0.36 अपॉन में इसकी डेसिमल खत्म करेंगे तो 100 1 2 3 1 2 3 काट देंगे तो 8 6 48। वीडियो को पॉज कर लेना भाई। 8 6 48 और 8 6 24 और 4 28, एक के बाद डेसिमल लगेगी तो 28.8 रुपये का अंतर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो यही करवा देते हैं। ये कहता है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना आपको, तो ध्यान रखना है। आपने क्या बोल रखा है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। पहले क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य है, और बाद में क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य है। तो कभी भी पढ़ने में जो बिल्कुल पेशेंस आपको रखना है कि क्या करना है। जैसे 15 का ये तो SP हो गया, ठीक है भाई। ये इक्वल किसके है, 12 के CP के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 12। तो हमने कोई भी चीज़, अब लाभ हानि के पूरा टॉपिक जो है वो डिपेंड करता है कि आपको एक ही रूल ध्यान रखना है, लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी। तो कितने हमें खरीदी 15 में, और बेस कितने में दी 12 में, कितने का लॉस हुआ 3 का, किस पे हो जाएगा 15 पे, गुणा में 100% के लिए। तो ये 5 और ये 100 का 5 हिस्सा क्या रहेंगे, तो यह आएगा 20%। ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इस तरह का आपको। ठीक है, मान लीजिए 8 वस्तुओं का CP इक्वल टू है 9 वस्तुओं के SP के इक्वल। तो हम 9 ले जाएंगे यहाँ पे, 8 ले जाएंगे यहाँ पे। हमने खरीदी, बस देखिए खरीद के सामने CP के सामने CP और सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस है। हमने कोई वस्तु कितने में खरीदी 9 में, और सेल कितने में कर दी 8 में। तो एक का लॉस किस पे हो जाएगा 9 पे इंटू में 100। और 9th पार्ट क्या होता है 11.11, या ऑप्शन के अनुसार 11 सही 1/9% लॉस लिखना जरूरी है। ठीक है भाई, क्योंकि आपके कई बार ऑप्शन जो हैं वो इस तरह के आ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस या लाभ या हानि बताइए। तब उस केस में 11 से 1/9 के आगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप पेपर में जल्दी जल्दी में क्या कर देते हो कि 11 से 1/9 लाभ पर टिक कर देते हो। आप सोचते हो ये भी हो गया, ये भी हो गया। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन पता चलता है ये क्या हो गया। तो आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को बड़े आराम से करना होता है। आधे कैंडिडेट तो आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उस चूक से आपको मेन बचना है कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए, उस चीज से आपने बचना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का 23%। वैसे तो 80 का 23% क्या होगा, जैसे 80 है, अगर मैं ये कहूं 80 का 30%, 80 का 30%, 80 को हम 100 से डिवाइड करेंगे और जितना परसेंट निकालना है उससे 30 से गुणा कर देंगे। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, इसको 100 से जैसे ही भाग किया 1% आ जाएगा, 30 से गुणा करेंगे तो 23% आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 तो 80 का 30% की वैल्यू क्या आ गई 24। तो ये लिख रखा हमने यहाँ पे लिख दिया 24 अपॉन में x इक्वल टू क्या गिवन है 24। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, x उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, यानी आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी प्रतिशत निकालना है तो आपके प्रतिशत के 5 टॉपिक हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इनमें सबसे पहले आपको मेन क्या पता होना चाहिए, किसी भी नंबर का जैसे 10% मालूम होना चाहिए। एक के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 10% आ जाता है 800। अब मान लीजिए 15,000 है, इसका 10% कैसे निकालेंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे
तो कितना आएगा 1500। अगर 12 का 10% निकालना है तो 1.2, तो कम से कम एटलीस्ट आपको जो है 10% का पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या था क्वेश्चन? 80 का 30% अपॉन में x इक्वल टू क्या था 24। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 मिनट में 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये है बोडमास का रूल। बोडमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगी, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन में से कोई जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन है उनमें से आप कोई भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को पूरी कंसंट्रेशन के साथ करिए आप, जैसे यही करवा रहा हूं मैं। ये कह रहा है कि ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है 2 + 2, भाग में क्या है। अब देखो, अब जो भाग में है इसको मैं ऐसा लिख दूंगा कि पहला स्टेप मेरा क्या हो गया 2 + 2/3। अब ये पूरी ब्रैकेट है तो इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करिए। 3 दूनी 6 और 2 8/3, यानी मेरा जो इसका आंसर आ गया वो आ गया 8/3। अब क्या है बाहर 2 भाग में 8/3 है, तो मैं अगर इसको गुणा करूंगा, जैसे भाग करूंगा 8/3 से, तो आप इसको भाग के चक्कर में ना पड़ के इसकी गुणा कर लीजिए, इसका उल्टा कर लीजिए, यानी 3/8। क्लियर है भाई? अब ये मैंने इतना सोल्व किया है तो यहाँ पे क्या आएगा 4। तो ये अगर यहाँ की बात करूँ मैं इतने इतने की, तो ये आंसर आ गया 3/4। ठीक है, अब मेरा आगे क्या है 2+, तो 2 + 3/4 यानी 4 दूनी 8 और 3, इसका आंसर आ गया 11/4। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक जो है इस पूरे यहाँ तक आंसर कितना आ चुका है 11/4। कितना आंसर आ चुका है 11/4। आगे क्या है 2 भाग में। अब 2 भाग में मैंने क्या कहा था कि आप इसका उल्टा कर दो। जैसे 2 भाग में 11/4 है तो इसका उल्टा क्या कर दोगे 2 गुणा में 4/11, यानी आंसर कितना आएगा 8/11। ये तो मैं आपको अलग अलग सोल्व करा रहा हूँ, वैसे आपके माइंड में ये पहले ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 + 8/11 है, तो 11 दूनी 22 और 8 30/11 बनेगा। 30/11 बाहर क्या है 2 है, 2 भाग में ऐसा लिखा हुआ है 30/11। तो आप जानते हैं कि मैं 2 गुणा में 11/30 करूँगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 11/15। इस तरह के क्वेश्चन में यदि आप आराम से क्वेश्चन करोगे, इजीनेस से करोगे, ठीक है भाई, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपके लिए इजी रहेगा। किस तरीके से करना है 2 + पहले भाग देखिए, डिवीजन है, डिवीजन की वैल्यू होगी 2/3, फिर 3 दूनी 6, 2 8/3, फिर 8 2 भाग में 8/3, उसका उल्टा करोगे तो 3/4 आ जाएगा। फिर ये 4 दूनी 8 और 3 11/4 आ जाएगा। 11/4 को जब करोगे तो क्या आएगा 4/11 22 आ जाएगा। फिर 22/8 यानी 8 दूनी 16, 30/11 आ जाएगा। फिर 30/11 को 2 भाग में 30/11 क्या कर देंगे 2 गुणा में 11/30, यानी 11/15 आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी। वैसे तो अगर हम ये कहें कि अगर किसी नगर की जनसंख्या हमने 100 मान ली, अभी मैंने बताया था कि अगर 2 टाइम के लिए 5% बढ़ती है तो वो टोटल 2 साल के बाद कितनी बढ़ेगी 10.25%। क्योंकि 5% के रेट से कोई चीज़ बढ़ेगी और एक के बाद एक बढ़ रही है, तो हम करते हैं उस पर 10.25, यानी टोटल कितनी हो जाएगी। अगर जनसंख्या 100 थी तो प्लस 10.25% बढ़कर वो कितनी हो जाएगी 110.25। अब मेरे को 110.25, आपको ये देखना होता है ये जो 4410 है ये किसकी वैल्यू है। 4410 है भाई किसकी वैल्यू 110.25 की, और जो ओरिजिनल जनसंख्या थी वो कितनी थी हमारे 100 मानी थी, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका तो ये है भाई, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो वे है वो देखिए बहुत ही मस्त है।
अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि R% रेट से आपका एक तो पूरा का पूरा CI टॉपिक हो जाता है। दूसरी बात, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि अगर कोई संख्या 100 थी तो कितनी बढ़ेगी 5, और इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 21/20। यदि 2 बार की बात कर रहे हैं तो हम इसका कर देंगे वर्ग, और ये हो जाएगा 441/400। 441/400, यानी कोई चीज़ 400 है, अगर वो 5% के रेट से 2 बार में बढ़े तो कितनी हो जाएगी 441। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 441 हो गई है और एग्जामिनर ने अपना कितना दिया है 4410, तो 4410 हमारे किसके इक्वल है 441 के, तो हम 441 से क्या कर देंगे भाग, और ओरिजिनल संख्या जो पूछी है वो गुणा किससे कर देंगे 400 से, तो यहाँ पे 10 पे कटेगा ये, तो आंसर कितना आएगा 4000। तो दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन एक और देख लीजिए आप, यदि मान लीजिए 10% के रेट से कोई जनसंख्या बढ़ती है, कितने रेट से 10% से, और वो हो जाती है 9680, कितने हो जाती है 9680, तो बताइए वो जनसंख्या क्या थी। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको लिख लेंगे 110, 10% बढ़ेगी तो 100 से कितनी हो जाएगी 110, फ्रैक्शन बनेगी 11/10, 11/10 की जो वैल्यू हो स्केयर करेंगे तो 121/100। और प्यारे बच्चों, ये जो 9680 2 वर्ष के बाद हुई है, ये किसकी वैल्यू है 121 की, तो 9680 भाग में क्या कर देंगे 121, और जो हमें मूल निकालनी है वो गुणा में क्या कर देंगे 100, कटिंग करोगे तो किस पे कट जाएगा ये 8 पे, तो आंसर कितना आएगा 8000। ठीक है भाई, किसी भी फ्रैक्शन का यदि 2 टाइम का है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 टाइम का तो उसका क्यूब कर दीजिए, और जो जिसकी वैल्यू दे रखी है वो अपॉन में, और जिसकी पूछ रखी है वो मल्टीप्लाई में। सारे मैथ का एक ही नियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के चारों ओर फेसिंग करने में कितने पोल का यूज किया गया है 36 पोल का यूज किया गया है। कितने पोल का 36 पोल का, तो प्रत्येक कितने पोल लगेंगे प्रत्येक साइड में 9 पोल लगेंगे। कितने पोल लगेंगे 9, और दो खंभों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 6, तो कितना हो जाएगा एक साइड 54। आपको पता है कि सारी साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की, तो 54 का स्क्वायर निकालना आपको। तो 54 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये बनेगा 2916 2916 वर्ग मीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ आंसर आएगा। अब मैं बताता हूँ आपने इस क्वेश्चन में क्या करना था, एक तो 54 का स्क्वायर जल्दी निकालना था, और एक आपने ये देखना है कि वर्ग का अक्षीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो एक बार मैं आपको स्क्वायर निकालने की टेक्निक जो है बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे 50 का जो हमारा स्क्वायर है, इसमें 50 बेस रहेगा, 50 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2500। अब मान लीजिए आपको 48 का स्क्वायर निकालना है, तो ये इससे कितना लेस है 2 लेस है। कितना लेस है भाई 2, तो आप 4 डिजिट में आना स्टार्ट हो जाता है। 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 04। देखिए मैंने क्या किया कि जो 48 का मान लो माइंड में आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो 48 का कैसे निकालोगे, 50 को बेस ले लोगे, कितना कम है 2 कम है, तो 2 का कितना लिखोगे 04, और वही 2 इसमें से माइनस करना, आपको कितना आंसर आएगा 2304। अब मान लीजिए 46 का निकालना है आपको। 46 ये देखिए, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए 50 से कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग लिख दोगे 16, तो ये 2 डिजिट का तो हो गया। अब ये जितना 4 कम था वो किस में से माइनस कर दोगे 25 में से, कितना आंसर आएगा 2116। अब मान लीजिए मैं 47 का आपसे बिना पेन कॉपी के पूछ लूँ 47, तो सबसे पहले आपने आपसे क्वेश्चन पूछिए कि 47 जो है 50 से कितना लेस है 3, कितना है 3, तो लास्ट में जाने के 3 का वर्ग जो आएगा 09, कितना आएगा 09, और वो जो 3 कम था वो 25 में से माइनस कर दीजिए, 25 में से 3 गया कितना आएगा 2209। ठीक है भाई, तो 49 का अगर मालूम करना हो कि 49 का कितना आएगा, 49 इससे कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 01, और वो जो 1 कम है वो 25 में से माइनस कर दोगे तो 2401।
42 का मालूम करना है तो 42 इस 50 से कितना कम है 8, तो 8 का वर्ग क्या आएगा 64, और वो 25 इसमें से 8 माइनस करो। कई बच्चे तो इसमें 8 ही नहीं घटा पाते हैं, तो उसका बताने का तरीका बता रहा हूँ। 25 में से पहले 5 घटा लीजिए, 20 रह गया। अब इसके पास 5 तो इसके गए, तो 3 और रह गए ना, 20 में से 3 और गया, कितना रह गया 1764। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है स्क्वायर निकालने का। पूछ क्या रखा था कि जैसे पोल है 36 पोल लगे हुए हैं, तो एक तरफ कितने पोल होंगे 9, और 2 पोलों के बीच की दूरी कितनी है 6, तो 9 6 चुम्बन, और इसमें क्या बनेगा चुम्बन का वर्ग बन जाएगा 2916। ये है आपका इंडाइसिस एंड सर्च का क्वेश्चन। एक बार कर लेते हैं इसको कैसे, क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है √2n इज इक्वल टू 64। हमसे पूछ रखा है n का मान, तो n का मान कैसे मालूम करेंगे, 2n, इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये 64 की पावर 2 बनेगा, तो 2n, जब हमने n की वैल्यू निकालनी है तो सामने भी बेस जो है वो 2 की पावर होना चाहिए, और 64 क्या होता है 2 की पावर 6 और उसकी पावर 2, और जब पावर ब्रैकेट में हो तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई 2 की पावर n। अब बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल, यानी n की वैल्यू क्या आएगी 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइज। तो हमने क्वेश्चन को क्या किया, जो स्क्वायर रूट है वो उधर ले गए तो स्क्वायर बन जाएगा, और जब भी मेरे को क्वेश्चन ये खुद ही बता देगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। अब मेरे को n की वैल्यू उसने निकालनी है, और n का जो बेस है पावर है n, तो उसका बेस क्या है 2, यानी यहाँ पे सामने मेरे को 2 की पावर कुछ भी हो तो वो आपका आंसर हो जाता है। कैसे, यदि पावर इक्वल है, यदि जैसे 5 की पावर x है और यहाँ पे इक्वल टू में 5 की पावर 3 है, तो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, पावर क्या हो जाएगी इक्वल। यदि पावर इक्वल है तो मान लीजिए a की पावर 5 है इक्वल टू 2 की पावर 5 है, तो अगर ये पावर इक्वल है तो बेस क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी a की जगह क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, इंडाइसिस एंड सर्च का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था भाई। क्वेश्चन क्या है, m एक वर्ग संख्या, m एक वर्ग संख्या है, और हमें पूछ रखा है उससे अगली वर्ग संख्या क्या है। अगर m एक वर्ग संख्या मान लीजिए 4 है, तो इससे अगली वर्ग संख्या क्या होगी भाई 9 होगी, यानी m की वैल्यू हमारी कितनी है 4, और जो भी इक्वेशन होगी m की जगह 4 रखेंगे, m किसका स्क्वायर है 2 का, तो उससे नेक्स्ट स्क्वायर क्या आएगा 3 का, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 9 होगी, यानी ऑप्शन में हमें 9 चेक करना है। अगर हम यहाँ पे m 4 रखेंगे, जैसे m + 4 है पहला ऑप्शन, तो m + 4 रखेंगे तो यानी 4 + 4 कितना होगा 8, और यहाँ पे यदि हम m की वैल्यू 4 रखते हैं तो m दिया हुआ है m + 2√m, यानी 4 रखेंगे m की जगह तो 2 2 दूनी 4 और +1, तो इसका आंसर 9 आ गया। तो यही आपका जो सेकंड ऑप्शन है यही आपका टिक हो जाएगा। परंतु यदि मेरे को क्लियर इन्फॉर्मेशन है, क्लियर मेरी प्रैक्टिस है, तो आप ऑप्शन की बजाय, कई बार माइंड में स्ट्राइक नहीं करता, तो उसकी बजाय आप क्वेश्चन को क्या करोगे, इफ m इज परफेक्ट स्क्वायर, m इज परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं पूछूं आपसे भाई 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं आप बोलोगे कि सर √2 का परफेक्ट स्क्वायर है। 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, √3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे m जो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होगा √m का परफेक्ट स्क्वायर, और √m जो हमने नंबर आ गया इससे अगले नंबर का जब स्क्वायर खोलेंगे, जैसे एक प्लस करके, जैसे अगर हमें m है मान लीजिए 4 मान लिया हमने, तो उसका
क्या होगा, 2 होगा स्क्वायर रूट। अब 2 + 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो इसी तरह हमने m को क्या मान, m किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, रूट m का, और रूट m + 1 का होल स्क्वायर खेलेंगे तो यही आंसर आएगा। रूट m का स्क्वायर क्या होगा, m a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो b स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 रूट m। तो यही आपका ऑप्शन होगा m + 1 + 2 रूट m। तो ये आपका जो सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 2 तरीकों से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मोस्टली आप जो क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि पेपर में जो है माइंड सेट इतना नहीं होता, यदि अच्छी प्रैक्टिस है तभी आप बेसिक से कर पाओगे, अदरवाइज आप किससे करने की कोशिश करते हो, ऑप्शन से। लेकिन ऑप्शन से वही कर सकता है जिसकी जो है प्रैक्टिस बेसिक जो है वो क्या हो, स्ट्रोंग हो। अब है हमारा क्वेश्चन 6 - x - 2x करके फैक्टराइज करना है आपको। या तो देखिए आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए बाई ऑप्शन, लेकिन वो क्या होगा, एक लंबा मेथड होगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर सोल्व हो जाएगा यदि आप इसके मल्टीप्लिकेशन खोलोगे। तो यही आंसर आना चाहिए 6 - x - 2x। कैसे कि जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 6 के फैक्टर बना दीजिए, 2 × 3। अब मान लीजिए 6 मैंने रफ कर दिया, तो जब 2 और 3 की गुणा करोगे तो वापस क्या आंसर आ जाएगा, वही 6 आ जाएगा। तो इसलिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसी के द्वारा उसी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -2x² -x। और वैसे तो अब यहाँ पे अगर इनके आपने फैक्टर करने हैं, यानी फैक्टर उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, उसको उसी के गुणा करने पर वही संख्या आ जानी चाहिए, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी उसको सिंपलीकृत करना है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि मैंने क्या देखा कि जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कितनी आएगी भाई, 12 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, प्लस का 6 चाहिए। कितना है, प्लस का 6, और ये किसका, माइनस का। तो मल्टीप्लिकेशन दे रखी है भाई -12, और सम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, -1। सम कितना दे रखा है, -1। अब -1 कैसे लिखता है, जब योग क्या है, दोनों रूट का जो सम है वो क्या आया हो, प्लस का आया हो। तो हमें क्या करना है, 12 कैसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें अंतर जो है उनका योग क्या है, +1, और मल्टीप्लिकेशन क्या है। अब जैसे इसके जो फैक्टर बनेंगे, एक तो 4 बन जाएगा, एक -3 बन जाएगा। ठीक है भाई, इतना काम करने के बाद जो आपका x² का कोएफिशिएंट है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यह आंसर आएगा हमारा -2, और यह आंसर आएगा 3/2। अब क्या करना है, x - 2 आया है तो इसका मतलब x + 2 करना है, और ये आया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस इसका अपोजिट करना है, x - 3/2, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 3 आ जाएगा। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा, x + 2 × 2x - 3। ठीक है भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, बेसिक से भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर उसको शॉर्टकट से करोगे, एक बार मेथड समझ लिया तो टाइम नहीं लगेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + √1 - 2176 अपॉन में 2401 = 1 + x/7 है। तो आप इसको जब इसमें करोगे और ये माइनस करोगे तो आप यहाँ पे क्या बचेगा, 2401 इसमें से माइनस करोगे 2176 में से, तो 2401 यहाँ पे 1 और उसमें से माइनस करोगे 2176, तो 2401 में से 2176 माइनस करिए तो 2400 में से 21 गए, कितने बच गए, 2400 में से 21 हो गए, कितने बच गए, 300। 300 में से 75 हो गए तो कितने बच गए, 225। तो ऊपर यहाँ पे बचेगा 225, और ये स्क्वायर रूट हो गया, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2401। ठीक है भाई, 225 किसका प्यारे बच्चों, 15 का, और 2401 अभी मैंने करवाया था कि अगर 49 का निकालना है तो एक किसके बाद पीछे आता है, 49। जैसे 49 कितना कम है, एक, वो एक का स्क्वायर क्या होगा, 01, और वो 25 में से एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 15/49। ठीक है भाई, अब यहाँ पे
1 प्लस 15/49 आया, तो इसको सोल्व करेंगे तो 49 एक 49 और 15 64/49 का स्क्वायर रूट। 64/49 का स्क्वायर रूट क्या होगा प्यारे बच्चों? 8/7। 64 किसका होता है? 8 का। 49 किसका होता है? 7 का। अब हमारे पास क्या है? 1 प्लस एक्स बाय राइट हैंड साइड में। अब यहाँ से एक माइनस करेंगे तो 7 एकम 7, 8 में 7 गया, 1/7 आ गया और इक्वल टू में क्या रह गया? x/7। 7 की जगह 7 तो x की जगह क्या आंसर आ गया? 1 आंसर आ गया भाई। अगेन करवा देते हैं अगर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा हो। क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस 1 माइनस 2176 अपॉन में 2401 इक्वल टू गिवन है आपको 1 प्लस x/7। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उसने x की वैल्यू पूछी है तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। अभी 2401 कम 2401 में से 2176 जाएंगे तो कितना प्यारा बच्चों बचेगा? 225 अपॉन में 2401, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट प्लस 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये बनेगा 15/49। सोल्व हो गया, इसके रूट हट गया। अब यहाँ पे 49 एक 49 और 15 64/49, तो कितना आंसर आएगा? 8/7। 8/7 लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है हमारा और इक्वल टू में क्या दे रखा है? 1 प्लस x/7, तो 1 इधर आ जाएगा तो 1/7 इक्वल टू x/7। तो 7 के सामने 7 तो x के सामने क्या है? 1। तो आपका जो आंसर है फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की पावर x माइनस 2/3 इक्वल टू है 81। ठीक है, तो हमें बताना है 2 की पावर 3x प्लस 1। अगर इसकी वैल्यू बतानी है तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि x कैसे आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना था कि मैंने हमेशा आपको कहा कि क्वेश्चन खुद ही बताएगा, इसका भी बेस सेम कर लो, इसका भी बेस सेम कर लो। अब 27 में और 81 में आप जैसे 27 को देखते हो तो 3 की पावर 3 है और 81 जो है वो 3 की पावर 4 है। तो हम क्या कर लेंगे? इनको इक्वल कर लेंगे। जैसे 3 की पावर, अब इसको एक बार ऐसे सोल्व कर लो, 3 की पावर 3 और इसको सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 3x माइनस 2 और भाग में क्या आ जाएगा? 3। देखो कैसे आया, 3x किया माइनस 2 किया अपॉन में 3 आ गया और इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 4। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि जब बेस इक्वल हैं तो पूरी की पूरी पावर जो है आपकी इक्वल हो जाएगी, यानी 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। x की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब हमें क्या चाहिए था? x की वैल्यू चाहिए थी। अब x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी 2 की पावर 7 और 2 की 7 प्यारे बच्चों 64 जो होता है वो 2 की पावर 6 होता है। जैसे 2 की पावर 5 होता है 32। कुछ पावर आप याद रख सकते हो। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 क्या होगा? उसका डबल हो जाएगा, यानी 128। ठीक है भाई, क्वेश्चन में हिंट आपको देखते ही मिल जाता है कि इनके मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो बेस क्या करने पड़ेंगे? इक्वल, यानी आपका आंसर आ जाएगा सेकंड 128। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि थ्योरी जो है अभी क्या है, एक संख्या का 30%। भाई पहली संख्या का 30% तो मैं ऐसे ही निकालूंगा ना, ठीक है, किसके इक्वल है? दूसरी संख्या के 1/6 के इक्वल है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन करने का मेथड क्या होगा, ठीक है। और इन संख्याओं का योग दे रखा है 140। अब मेरे को ये देखना है इस पेपर में जब मैं बैठा होता हूँ तो ये जो 140 वैल्यू है ये है किसकी, यानी उनका संख्याओं का टोटल क्या होगा, उनके रेशियो तक मेरे को पहुंचना है। कैसे? 0 से 0। अब ये 3 यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट अपॉन में सेकेंड इजकल टू क्या होगा? 10 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे है 18, तो ये 5 अपॉन में 9 आ गया। तो फर्स्ट
फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो आया प्यारे बच्चों वो कितना आ गया 5-9, और इन दोनों का कुल योग कितना दे रखा है 140। तो 5 और 9 14 यूनिट 140 के इक्वल है। तो 1 यूनिट क्या आ गई 10। मेरे से पूछ क्या रखा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें 9 यूनिट है और 1 यूनिट किसका काम कर रही है 10 का, तो 9 दाएं कितना आंसर आ जाएगा 90। क्लियर है। जैसे वो बोलता रहता है एग्जाम में उस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उस क्वेश्चन को वैसे करते रहिए जैसा वो बोलता है, अपने आप जो है क्वेश्चन हो जाएगा। ये कहता है यदि दो त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने कौन सा कोण होता है। वैसे अगर मैं मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज, यानी इसको हिंदी में कर्ण, आधार और लंब बोलते हैं। आप मानते हो कि सबसे बड़ी साइड जो होती है कर्ण होती है और इसके सामने भी बड़ा ही एंगल होता है यानी 90 डिग्री होता है। इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। और ये कहता है यदि दो भुजाएं समान हो तो बड़ी भुजा, अब ये जैसे ये छोटी भुजा है, अगर इसका मुंह ओपन करते रहेंगे हम, जैसे इसको बड़े मान लेंगे, हम भुजा को बड़े कर देंगे तो ये जितना एंगल है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एंगल जो है बड़े भुजा के सामने जो होता है बड़ा ही एंगल होता है। तो आपका ये आंसर क्या आएगा, इसका फर्स्ट आ जाएगा। अब ये कहता है शब्द, ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। वर्ड असेसमेंट से सभी कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे भाई। असेसमेंट से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पेपर में कभी भी आएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए कैसे असेसमेंट, सबसे पहले इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लिख दीजिए 10 फैक्टोरियल। क्या लिख दीजिए 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब बता देता हूँ, जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है भाई। तो इसी तरह 10 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद ये देखना होता है कि उसमें जो रिपीटिशन है, अगर मान लो अरेंजमेंट करोगे आप, मान लो मैंने लिखा ESS, क्या लिखा ESS, और पूछ लिया कि इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने S लिखा, यहाँ पे S लिखा, यहाँ पे क्या लिखा S, तो आप ये थोड़ी बता सकते हो कि ये डिफरेंट है या कौन सा एस लिखा है मैंने। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी रिपीटिशन होती है उसके फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं डिवाइड, जो नंबर कितनी बार आया है। देखिए यहाँ पे ई कितनी बार आया है, 2 बार, ई और ई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे भाई। फिर देखिए और किसी शब्द की रिपीटिशन एस की 1 2 3 4, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। तो 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2, और भाग में 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा 1 लिखूं तो 2 ही लिख देता हूँ। और इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल को 4 गुणा 3 गुणा 2, 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोई फायदा नहीं उसका। अब यहाँ पे क्या हो गया 4 3 2 से, तो 4 3 2 ही कट गया, और यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 पंजे 15 और 15 सते 135, 135 और 10 की गुणा कर लेते हैं, कितना आंसर आ गया 1350। ठीक है भाई, मैंने क्या कर लिया इनका इनका और इनका, अब इनका और गुणा कर लो 72। अब 72 की और किसकी गुणा कर लेंगे हम 1350 की। 1350 और 72 की जब गुणा करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2 क्रॉस 0, 7 पंजे 35, 7 3 21 और 3 24, 7 एकम 7 और 2 9, 0 0 2 7 97,200। शायद कोई कैलकुलेशन में जो है मिस्टेक हो चुकी है, तो हमने एक कट कर दिया, 5 से 15, 15 सते 105 आएगा, 15 सते 135 कर गए, ये पेपर में हो जाता है 105 1050 की, और हम किसकी गुणा कर देंगे 72 की। ठीक है, 0 2 पंजे 10,
और यहाँ पे कितना आएगा 2, 7 0, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 0 0 6 5 और 7। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? 75,600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। जैसे एलिफेंट है, ठीक है भाई, एलिफेंट से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या काउंट करना? 1 2 3 4 5, 5 और 3 8 है, तो आप क्या लिखोगे? 8 फैक्टोरियल। रिपीटेशन किसकी हो रही है? ई की हो रही है, ठीक है, तो अपॉन में 2 फैक्टर। और किसी की हो रही है? नहीं है। एल की भी नहीं हो रही है, पी की भी, एच की भी, ए की भी नहीं हो रही है, एन की भी नहीं, टी की भी नहीं, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2, 8 फैक्टोरियल यानी 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 और भाग में क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल यानी 2 गुणा में 1 लिख लो। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो शंकुओं के आयतन का अनुपात। दो शंकुओं के आयतन का, शंकु का जो वॉल्यूम होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और उनके व्यास का अनुपात, व्यास देखिए रेडियस का दे लो चाहे चाहे व्यास का दे लो, 2 से 2 वापिस कैंसिल हो जाएगा। जो आपकी डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है, क्योंकि रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको 2 से भाग करने पर वही सेम रहेगा। ठीक है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं क्वेश्चन को? पाई आर स्क्वायर H1 अपॉन में पाई आर स्क्वायर H2, ठीक है। और इजकल टू इनका रेशियो क्या दे रखा है? 1:4। अब जो पहले की रेडियस है वो लिख लेते हैं, 4 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 16H1 अपॉन में 25H2 इजकल टू क्या आएगा? 1/4। ये 16 यहाँ चला जाएगा, यानी 16 यहाँ गुना हो जाएगा, 25 यहाँ गुना हो जाएगा, तो H1 अपॉन में H2 क्या आंसर आएगा? 25 भाग में 64। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंडाइसिस इंसर्ट्स पे डिपेंड है। तो सबसे पहले क्या लिख रखा है? √7 प्लस एक्स, और ये पावर यहाँ पे है, ये 3 इसके साथ गुना नहीं है, ये है क्यूब रूट, और इजकल टू क्या दे रखा है? 4। तो जब इसके रूट को उधर करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? 4 का वर्ग क्या होगा? 16। और जब इसको ऐसे करेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? एक्स क्यूब रूट, इसको तो 16 में से 7 गया 9, और क्यूब रूट को उधर ले जाएंगे तो एक्स क्या बनेगा? 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब क्या बनेगा? एक्स की पावर 9 की 3 बार गुणा, तो कितना आंसर आएगा? 729। ठीक है भाई, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेडागोजी पर, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के ज्ञान को नहीं दर्शाता? सटीकता भाई दर्शाता है, व्यवस्थित अरेंजमेंट भी है, तार्किक है, लॉजिक है, क्या नहीं दर्शाता है? बिल्कुल ही अलग सा एक जवाब है, अस्पष्ट, एम्बिगुअस, यानी आपको कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन होती नहीं मैथ में, यानी आपका बिल्कुल क्लियर लॉजिकल होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, तो अस्पष्ट आपका इसका आंसर आ जाएगा। और आज ही हमने जो है एज के क्वेश्चन किए हैं। तो क्या क्वेश्चन है? रमेश और उसकी पुत्री, रमेश और उसकी जो डॉटर है उसका रेशियो है 8:5। 8 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 3:2। पुत्री की आयु वर्तमान पूछ रखी है, तो ये वर्तमान लिख लीजिए यहाँ पे।
तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रमेश है अपनी पुत्री से यहाँ पे कितना यूनिट बड़ा है 3, और वही रमेश यहाँ पे कितना बड़ा है 1। ऐसा हो नहीं सकता। मान लीजिए पिता जो अपने पुत्री से 20 साल बड़ा है तो वो 10 साल के बाद 8 साल के बाद भी उतना ही बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको 3 से गुणा करें तो 9 और 3 दूनी 6। उसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं। अब ये देखिए इसकी 1 यूनिट बढ़ी, इसकी भी 1 यूनिट बढ़ी, किसके कारण 8 के कारण। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी। 8 पंजे 40। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था तो आपने देखना है कि पुत्र की आयु की यूनिट कितनी है 5, और 5 से भाग होने वाली संख्या केवल क्या है 40 है। तो आप इस क्वेश्चन पे इस ऑप्शन पे टिक लगाकर आगे बढ़ सकते थे भाई। ये कहता है, ये पहले भी आ चुका उसमें, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 6 का CP इक्वल टू किसके इक्वल है 10 के SP के इक्वल है। तो हमने क्या किया था 10 यहाँ पे ले गए थे, 6 यहाँ पे ले गए थे। 10 में खरीदी, कितने में बेच दी 6 में। तो लॉस होगा कितने रुपए का 4 का। बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो हमेशा लॉस या प्रॉफिट होता है वो हमेशा CP पर होता है। तो 4/10 गुणा में 100, तो यानी 40% लॉस आ जाएगा। ये बात आपको पूरा यूनिट लिखना है, लॉस है कि प्रॉफिट है। तो 40% लॉस है, तो पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की 70 चाल से चलते हुए ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाता है। बढ़िया है, सही समय पर पहुंच जाता है। तो यही यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की 70 चाल से चले तो 18 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देखिएगा कितने सारे तरीकों से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं प्यारे बच्चों। हमने घर से जो आपको ये देखना है, जो आप उसने आपसे पूछा घर से विद्यालय की दूरी, और जो चीज़ आपको नहीं पता उसको एक बार x मान लीजिए, फिर एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करिए। अगर दूरी x मान ली तो पहले किस स्पीड से जाता था 20 से, अब वो जाता है किससे 30 से। तो अब एक बात बताओ, ये हमने मानी दूरी और ये है क्या नीचे चाल। तो आप जब ये टॉपिक करोगे तो बहुत ही आपको लगेगा इजी, दूरी बटे चाल, यानी आपका जो आंसर आएगा समय का आएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, इनमें कौन से में जो दोनों के टाइम में डिफरेंस है, एक तो समय पे पहुंच जाता है, एक 18 मिनट पहले पहुंच जा रहा है 30 की स्पीड से चले। तो अब उसके अंदर आपको समय इसमें ज़्यादा लगेगा कि इसमें ज़्यादा लगेगा। तो x/20 में से x - 30 माइनस कर देंगे और इस गल्टू क्या लिख देंगे आंसर 18। कितना आंसर लिख देंगे 18। चलो इतना काम कर लिया। अभी भी क्या है, एक गलती है हमारी। क्या गलती है कि अगर मान लीजिए दूरी है किलोमीटर में और स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आंसर किस में आएगा हावर में आएगा। हावर माइनस हावर, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है मिनट। तो इसको प्यारे बच्चों किससे भाग कर देंगे 60 से, यानी इसको हावर में चेंज कर देंगे। 6 × 18, 6 दाएं 10, ठीक है, 6 दाएं 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 60 एलसीएम ले लेंगे। 3x - 2x = 3/10। तो 0 से 0 ये आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 18। ठीक है भाई, 3 × 6 = 18, 3x में 2x गए तो x की वैल्यू क्या आ गई 18, यानी हमने जो दूरी मानी थी वो हमारी आ गई x। अब इसका एक तरीका और देखिए, पहले स्पीड कितनी है 20 और अब कितनी स्पीड है 30। तो स्पीड का रेशियो लिख लीजिए 3:2, स्पीड लिख लीजिए 3:2। ये रेशियो मेथड से बहुत इजी हो जाता है। 3:2 लिख लीजिए टाइम का रेशियो, और दोनों के टाइम में डिफरेंस कितने का है 18 मिनट का है। तो 18 × 3 = 54 मिनट, यहाँ लिख लीजिए 1 यूनिट का डिफरेंस है तो 54।
18 दूनी 36 मिनट लिख लीजिए। अब मेरे को बतानी है दूरी। अब मान लीजिए दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। यानी आपके पास यदि आपको दूरी बतानी है तो ये होने चाहिए चाल और समय। तो चाल आपके पास है 30, वो 30 की स्पीड से चला तो उसने कितना समय लिया था, 36 मिनट। जब वो 20 की स्पीड से चला तो उसने कितना टाइम लिया था, 54 मिनट। तो डिस्टेंस निकालेंगे 30 गुणा में 36, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी क्या कर लेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे। तो 30 दूनी 60, तो आंसर कितना आएगा, 18 किलोमीटर। यहाँ से भी निकाल सकते हो, जैसे 20 की स्पीड है, टाइम कितना लिया है 54, अपॉन में क्या कर लेंगे 60। तो 60 क्यों किया, क्योंकि मैंने मिनट को किस में चेंज करना है, हावर में। 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाए। क्लियर है गाइज। जैसे जैसे आप टॉपिक, थोड़ा सा आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज हो तो भी ये क्वेश्चन जो है बड़े इजीली हो जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 986 गुणा में 986 गुणा में 986, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, 742 742 742। तो यहाँ पे आगे क्या है, 986 गुणा, अगर इनकी लगाओगे गुणा करने तो बहुत समय लग जाएगा। तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, इसको 986 को मैंने क्या माना, ए माना, और 742 को क्या माना मैंने, बी। तो मैंने ए की कितनी बार गुणा है, 3 बार, तो मैंने लिख लिया ए क्यूब। बी की कितनी बार गुणा है, तो क्या लिख लिया, बी क्यूब। और 986 को ए मान रखा है तो ए गुणा में क्या होगा, ए स्क्वायर। ए ये है, बी ए है, तो क्या होगा, ए बी। और ये क्या है, बी स्क्वायर। यदि आपको एक फार्मूला पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के इक्वल होता है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे कभी भी कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो आपकी देखना चाहता है स्मार्टनेस। तो मेरा ऑप्शन बचा ए माइनस बी, यानी ए की जगह कितना है, 986 माइनस 742, तो आपका आंसर बचेगा 244। 244 आपका कौन सा आंसर होगा, फोर्थ आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 20 दिनों में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिनों में। ठीक है, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो सबसे पहले काम ले लेते हैं हम 60, या 20 ही ले लो। ठीक है, 2 और 1, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई है और इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई है, 2। तो दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन के बाद किसने छोड़ा है, बी ने। बी ने छोड़ा है तो यहाँ पे लगा देंगे क्रॉस का निशान। बी ने छोड़ा कितने दिन के बाद, 4। तो यहाँ पे इनसे 4 दिन काम कराइए, दोनों का काम कितना होगा, 3। इन्होंने काम किया 4 दिन तक, कितना काम हो गया, 12। शेष कार्य, भाई कार्य करना था कितना, 20, कितना हो चुका है, 12। तो शेष कार्य कितना बचा, 8। और एक ए से कराना, तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 1। तो कितने दिन लगाएगा, 8 दिन। तो उसने पूछा है कि शेष कार्य को ए कितना समय लेगा, तो 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए स्टार बी का जो मीनिंग है वो आपने यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपको यूज करना। जहाँ पे भी आपको दिखे स्टार, ए 2 डिजिट के बीच में या 2 लेटर के बीच में आपको स्टार दिखे, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगा देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अच्छा, फिर पूछा हमसे 8 स्टार 7 माइनस 3 स्टार 5। अब यहाँ पे 8 स्टार 7 का मतलब 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, और माइनस में इन दोनों की गुणा क्या होगी, 56। तो पहले इसका सोल्व कर लीजिए, 49 में 56 जाएगा तो माइनस का 7, और माइनस का 7 इसमें से जाएगा तो कितना रहेगा, 57। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 को, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और इसमें से इन दोनों की गुणा क्या आएगी, 15। 25 में से 15 जाएंगे 10, और 9 ये बच जाएगा 19। लेकिन ये किसका करना है, माइनस का। तो 57 में से 19 जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 38। तो आपका आंसर क्या आएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं।
आपको बस थोड़ा सा एक बार देखना है कि एक तो प्रीवियस ईयर के देखने जरूरी होते हैं, उससे आपको लेवल का पता लग जाता है कि लेवल क्या आता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रेमय नहीं है? प्रेमय संख्या होती है जिसको P बाय Q की फॉर्म में लिख सके, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनमें से 21/4, 10/3 और 15/4 ये सारी की सारी क्या है? प्रेमय। क्या नहीं है? तो √2। किसी धन का समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 612। अगर मैंने आपको एक ही बात समझाई थी कि एसआई की प्रॉपर्टी रहती है कि उनका ब्याज जो है इक्वल रहता है। यदि एसआई का 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 600 है, तो पहले साल का 300 रहा होगा, दूसरे साल का भी कितना रहा होगा? 300। और सीआई है 2 वर्ष का, कितना दे रखा है भाई? 612। तो पहले वर्ष का जो ब्याज रहता है वो सेम रहता है, लेकिन टोटल कितना है? 612। तो दूसरा जो 12 रुपये एक्स्ट्रा आया है, तो दूसरे साल का कितना हो गया? 312। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये 12 रुपये जो है ब्याज, ये कैसे आया? कि ये ब्याज पे ब्याज लगने के कारण, यानी इस पे कुछ ना कुछ प्रतिशत लगाया होगा, तभी तो 12 आया होगा। देखिए मैं क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूँ। किसी धन का समान ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 600। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 612। और पहले वर्ष का ब्याज मैंने कितना माना? साधारण ब्याज 300। तो दूसरे वर्ष का भी कितना माना मैंने? 300। सीआई मिलेगा पहले जो टाइम का ब्याज होता है, जब तक उस पर ब्याज नहीं लगता है तब तक तो सेम ही रहता है। तो पहले साल का 300, तो दूसरे साल का कितना हो जाएगा? 312, यानी 12 रुपये एक्स्ट्रा। कहाँ से आए 12 रुपये एक्स्ट्रा? ब्याज पे ब्याज लगने के कारण। तो ये 12 रुपये जो है ये किस पे लग के आया होगा? 300 पे। तो हमें ये निकालना है ये 12 इस 300 का कितने परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो, तो 4% वार्षिक दर आ जाएगी। कितनी दर आ जाएगी? 4%। और यदि आपसे इसी क्वेश्चन में मूलधन पूछता है, तो ये पहले साल का जो मेरा ब्याज है 300, या मैं ये कहूँ कि पहले साल की जो दर है 4%, ये 4% किसके वैल्यू इक्वल हुआ? 300 के। तो हम इस 300 को 4 के इक्वल रख देंगे, यानी 4 से भाग कर देंगे। और मूलधन क्या होता है? गुणा में 100। तो ये आंसर कितना आएगा इसके मूलधन का? तो 7500 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस मिलेगा इसका। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन करना है कि मान लीजिए मैं कहूँ 2 ईयर SI इजकल टू 800 रुपीज और CI 840। ठीक है भाई, तो हमें रेट भी बताना है और प्रिंसिपल भी। जब एक क्वेश्चन सीखो तो इतनी शिद्दत से सीखो कि आपके सामने वो जब आएगा तो उसको बिना पेन कॉपी कर दो। जब सीधा क्या करो 400 400, और यहाँ पे क्या कर लो 400 440। कितना फालतू है, यानी इसको 400 + 40 भी लिख लो। तो 40 रुपये ज़्यादा है, किस पर आया होगा ये लग के? 400 पे गुणा में 100। तो ये ब्याज जो आ जाएगा, ये ब्याज की दर आएगी 10%। कितनी आएगी भाई? 10%। और अगर मैं ये बात करूँ कि SI का जो पहले साल का है वो ब्याज ये 10% है, ये भी 10% और ये भी 10% है। तो आप किसी को भी 400 को किसके को रख लोगे? 10% के गुणा में 100। तो आपका जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा? 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ये क्वेश्चन आपके आना ही आना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बिना पेन कॉपी के ये हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक सप्तभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है आपको। देखिए कैसे करेंगे हम। तो सप्तभुज के अंतः कोणों का योग, जैसे मैं आपको एक पॉलीगन के बारे में बता दूं। पहले तो रेगुलर पॉलीगन है जो है, जैसे साइड क्या होती है? ए होती है। जो 3 साइड के रेगुलर पॉलीगन है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और जो स्क्वायर होता है इसको भी हम क्वाड्रिलेटर को, यानी जो 4 साइड होती है, अगर उसमें हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो वो होता है यानी समबाहुभुज, जिसकी सारी भुजाएं समान हो। एक और होता है इसके अंदर की सारी जो आपकी
एंगल हैं वो भी क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों, 120। ये भी कितना होगा, 120, और ये भी कितना होगा, 120। तो बाह्य कोण, अब इसमें क्या होगा, 90 है तो ये 90, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना मिलता है, 360, और अंत्य और बाह्य कोण का योग हमेशा कितना मिलेगा, 80। यानी एक जो कोण होता है, जैसे ये अंत्य कोण होगा और ये बाह्य कोण, इनका योग होगा 80। मान लीजिए मैं भुजाएं देता हूँ आपको 5, कितनी भुजाएं देता हूँ, 5, और पंचभुज का अंत्य कोण आपको पूछ ले तो कैसे ज्ञात करना है आपको, 360 को जैसे ही बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 मिलता है, जैसे ही 5 से भाग किया कितना आंसर आ गया, 72। यदि बाह्य कोण 72 है तो अंतः कोण कितना होगा, 108। और एक अगर पंचभुज है तो 5 ही कोण होंगे, तो 5 कोणों का योग कितना होगा, 540। इससे आप अंतः कोण भी निकाल सकते हो, बाह्य कोण भी। अब बोल रखा है सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो इस तरह के कोणों को, इस तरह का जो है जितनी भी भुजाएं होती है उसमें से 2 घटाकर यदि हम 180 से गुणा कर देंगे तो सीधा n की जगह 7 रखी, 7 में से 2 गया 5, 18 पंजे 900, 900 डिग्री आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह के मान लीजिए 8 भुजाएं, कितनी भुजाएं, अष्टभुज का पूछ ले तो 8 में से सीधा 2 घटा दीजिए, कितना 6, और 180 से गुणा कर दीजिए, 18 छिक्के 108, तो 1080 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सेकंड पार्ट को, यानी 40 क्वेश्चन जो आपके 2022 में आए थे उसको हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या सीखा आपने, कितने क्वेश्चन पे आप प्रभावित हुए। तो ध्यान रखिएगा कि इसको शेयर करिए अपने उसमें ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में, और बार बार इसको अगर आपको दोबारा से फिर इसको प्ले करके आप पॉज करके पढ़िए, पहले अपने नोट्स बनाइए, साथ के साथ में क्वेश्चन जो है और इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।